सरकार ने तमाम तरह की बातें करते हुए, तमाम तरह की पेशबंदी करते हुए, तमाम तरह की दलीलें रखते हुए, तमाम तरह का माहौल बनाते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत 3-3 रुपए बढ़ा दी और सीएनजी की कीमत भी उसने बढ़ाई। बुनियादी तर्क ये है कि हमने पिछले 4 साल से कीमतें नहीं बढ़ाई थी और 2 महीने से खाड़ी युद्ध के कारण जो सप्लाई शॉक लगा, उसको भी सरकार एब्ज़ॉर्ब कर रही थी। जनता तक नहीं पहुँचने दे रही थी। लेकिन विशेषज्ञों का कहना ये है कि ये तो 3 रुपए अभी बढ़ी हैं, धीरे-धीरे करके 4-5 बार में और बढ़ेंगी और कम से कम 25 से 30 रुपए तक पेट्रोल और डीज़ल महँगा होगा। तो आप चूँकि आप इन विषयों के ऊपर विशेष निगाह रखते हैं, तो आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं और इसका कुल मिलाकर हम लोगों की जो ऊर्जा की स्थिति है, उसके ऊपर संचित असर क्या होगा? देखिए, ये सरकार एक्चुअली शुरू से ही देश को डिसीव कर रही है इस मामले में, और मैं इस बहुत तल्ख बात कहना ही चाहता हूँ। मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में मैंने एवरेज निकाला था और एक कार्यक्रम में उसको कहा भी, करीब 107-108 डॉलर प्रति बैरल उनको खरीदना पड़ा था, उनके पूरे 10 साल के कार्यकाल में। और जो ये सरकार है, इसको अपने पूरे कार्यकाल में 62 से 65 डॉलर के बीच मिला, अब को छोड़ के। अगर इन फरवरी से पहले की हम बात करें, तो इसका एवरेज 62 से 65 था। यानी लगभग मनमोहन सिंह के ज़माने के आधे, नहीं तो 55% रेट पर इनको क्रूड मिलता रहा। इन्होंने उससे जो लाभ कमाया, और उल्टा इन्होंने ये किया कि मनमोहन सिंह जी के ज़माने में डीजल 55-56 रुपए तक गया था। इन्होंने उसको किसी भी राज्य में 87-90 के आसपास पहुंचा दिया, यानी करीब 30 रुपए की वृद्धि तो इन्होंने पहले ही कर दी आते ही। जबकि इन्होंने ये चुनाव लड़ रहे थे जब 2014 का, तो बाबा रामदेव जैसे लोगों से झूठ बुलवाते थे। तमाम टेलीविजन चैनलों पे वीडियो उपलब्ध है कि आप उस सरकार को वोट देना चाहेंगे जो 30 रुपए में आपको डीजल पेट्रोल देगा, या उस सरकार को वोट देंगे जो आपको 70 रुपए में 60 रुपए में दे रहा है, महंगाई बढ़ा रहा है। ये कह के ये आए थे, और अब पूछा जाता है रामदेव से और उनसे, तो वो इधर उधर की कलाकारियां दिखाते हैं जैसा इस तरह के लोग करते हैं। तो आए थे 30 रुपए करने, 30 रुपए और लाद दिया इन्होंने आते ही सबसे पहले। और कहा क्या, उस समय क्या तर्क दिया कि मनमोहन सिंह सरकार जो है, आपको जो डीजल और पेट्रोल के दाम कम दे रही थी, पे कर्जा लाद के गई थी, हमारे ऊपर बॉन्ड लदे हुए हैं, हमें तो पैसा चुकाना है, तो हमें आप पैसा चुकाने के लिए और पैसा चाहिए। ये कह के आए। वो कुल 1.25 लाख करोड़ के बॉन्ड थे बॉन्ड, यस, 1.25 लाख करोड़। और इन्होंने इस मद में ये पैसा बढ़ा के करीब 38 लाख करोड़ रुपया कमाया। 38 लाख करोड़ रुपया हम लोगों से ज्यादा लिया इन्होंने, और दाम खूब बढ़ा के इतने वर्षों तक किया। और इनके दोस्तों ने बहुत कमाया कि हमारे यहाँ एक और विंडफॉल हुआ। ये तो एवरेज है जो सरकारी खरीद का है, 62 से 65, लेकिन रूस से हमें तेल कई बार 42 से 48 डॉलर में मिला, जिसका मैक्सिमम हिस्सा रिलायंस ने उठाया। और रिलायंस ने उसको शोधन करके उसको पेट्रोल डीजल में बदल के भारत में नहीं बेचा, उसको सब उसने यूरोप में बेचा, और वो वहां उसको अतिरिक्त दाम पर उसने यूरोप को बेचा, और उससे उसने तो बहुत ज्यादा पैसा कमाया। अकेले उसको कहा जाता है कि उसने करीब 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ रिलायंस ने कमाया है। तो इन्होंने अपना एक तो सरकारी खजाने में बहुत पैसा इकट्ठा किया, और अपने दोस्तों के खजानों में बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा किया, और उसके बाद उसने 10 लाख की हुंडी जो है जाके सिंगापुर के बैंक में रख दी, यहां से निकाल के। ये इन्होंने इस बीच किया, तो हमें कोई फायदा इसका नहीं दिया। जो इनके जमाने में क्रूड के दाम कम थे, और उससे जो फायदा सरकार को मिला, वो फायदा हमें आपको बिल्कुल नहीं मिला। हमसे आपसे ज्यादा लिया गया बहुत बड़े पैमाने पे। ये तो पहले ही बहुत पैसा बढ़ा चुके थे। इसके बाद अब जब ये कठिनाई आई, जब अब इनको 108, 105, 90, 95 स्पॉट पे कभी 120 इसके बीच खरीदना पड़ रहा है, इधर के बाद, फरवरी के बाद जब से युद्ध शुरू हुआ है। तो अब इनको एकाएक स्टॉक और सब में जब चैलेंज आया और इनका मुनाफा घटा, तो पहले इन्होंने जो इस पैसे को लेते कैसे थे, एक्साइज ड्यूटी में लगातार वृद्धि करते जाते थे। 3 रुपए से शुरू होते होते वो 3% से शुरू होते
30% 32% तक पहुंचा लिया था इन्होंने, जी तो अभी घटाया है जब ये झगड़ा शुरू हुआ है। जी स्क्रीन कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपकी ओर जी से हो रहा है, हमारी ओर से जी, हो रहा है? आपकी आपकी तरफ से हो रहा है। हमारी तरफ से हो रहा है तो क्यों कर रहा हाँ, होगा आप ये? और ज्यादा फोकस में आ गए हो थोड़ा तो। हाँ, नहीं नहीं, वो तो सही है, लेकिन ये क्यों जादू कर रहा है, क्यों? हाँ हाँ, अपने आप ही। हाँ, अब ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, जी तो बोलिए। इन्होंने अब जाके क्या किया कि इसमें एक्साइज अपनी जो इन्होंने बढ़ा लिया था, एक्साइज के जरिए जो पैसा ले रहे थे, पहले इन्होंने उसको कम किया शॉक हम्म, एब्जॉर्बर के तौर पर। हम्म, फिर क्या हुआ कि उससे इनका काम नहीं चला, तो अब ये हम्म, पैसा बढ़ा रहे हैं। हम्म, और हम लोग ये बताते रहे थे आपके कार्यक्रमों में, आपने भी बताया, हम लोगों ने भी बताया था कि ये बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, हम्म, क्योंकि ये, हालांकि ये पहले से बढ़ा चुके हैं, ये चाहें तो बिना बेईमानी किए हमें इस भाव पे दे सकते हैं। हम्म, ये करेंगे बेईमानी, क्योंकि ये करते हैं ये ऐसा, ये जनता से ही वसूलेंगे और जनता से वसूलना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो 3-3 रुपए की पहली किस्त बढ़ गई है। गैस जो कमर्शियल है, आप उसे देख रहे हैं कि वो 1400-1500 रुपए से 3100-3200 रुपए ऑलरेडी हो चुकी है एलपीजी की। हम्म, और इसके बाद इनकी अव्यवस्था इतनी है, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास वीडियो भेजा गया है कटक से। हम्म, वहाँ एक सरकारी वाहन में, ये जो एम्बुलेंस होती, एक मरीज लाया जा रहा था एक रूरल एरिया से अस्पताल में, उसमें तेल नहीं था गाड़ी में, गाड़ी बीच में रुक गई और उसको तेल नहीं मिला, 2.5 घंटे वो वहीं खड़ी रही और वहीं मरीज मर गया। हम्म, इसी तरह भुवनेश्वर में पेट्रोल पंप के लिए लाइनें लगी हुई हैं। हम्म, जो हमारा इमरजेंसी स्टॉक रखने का सिस्टम है क्रूड का, उसमें 15% डिप्लीशन हो गया है। तो पिछले 3 महीने जब ये चुनाव लड़ते रहे हैं, 2 महीने, और कहते रहे सब चंगा सी, उस समय दरअसल ये क्रूड की सप्लाई इनकी कमजोर हो रही थी। एलएनजी तो है ही नहीं है। अभी भयानक क्राइसिस आने वाली है हमारे खाद के सेक्टर में। जुलाई से जो खाद हमें यूरिया, डीएपी और ये सब चाहिए, ये हमारे पास नहीं है। हम्म, हमारे 30 कारखाने 32 में से चलते हैं एलएनजी से। हम्म, वही हमारा कच्चा माल भी है, वही ईंधन भी है। और वो हमारा कतर से आता था, कतर में क्राइसिस है, उस क्राइसिस में भी हमारा चाहे अनचाहे एक रोल है, और उसकी कीमत हम चुका रहे हैं, और भारी कीमत हम चुकाएंगे। तो ये हम एक बड़ी कठिनाइयों के दौर में आ गए हैं। और कल तो आश्चर्यजनक घटना हुई। हम लगा जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने अपने को ट्रंप जी के अवतार में पूरी तरह से इवॉल्व कर लिया है। वो इस समय विदेश में है, तो हम्म, वहां से ट्वीट पर उन्होंने एक खबर का सीएनबीसी के खंडन किया है अपने ट्वीट में। उनके पास सूचना विभाग है, उनके पास हर मंत्रालय के पास इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के प्रधानमंत्री, जैसा कि ट्रंप किया करते हैं, ट्रंप हम्म, करते हैं, ट्रंप एक दूसरी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख है, हम्म, वहां राष्ट्रपति वगैरह ये करते हैं, भारत एक दूसरी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है। लेकिन कल सीएनबीसी की एक खबर, जिसमें ये कहा गया कि हमारे जो विदेश यात्राएं अब होंगी, उस पर सरकार टैक्स लगाने जा रही, नया टैक्स लेके आने वाली है, हम्म, का उन्होंने रात में वहां से खंडन किया है अपने ट्विटर अकाउंट पे। हम्म, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये फेक न्यूज है, हम्म, और सीएनबीसी उनके दोस्त अंबानी का ही चैनल है। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं हमारे आपके सामने। जी जी जी। मैं कल प्रोफेसर अरुण कुमार से बात कर रहा था, जी तो उनका आकलन ये था कि सरकार ये जो कह रही है कि हमारा तेल का जो भंडार है वो इतना इतना घट गया है, जी 10 या 12% घट गया है। उनका जी कहना है कि ये सब बहुत ही छिपा रहे हैं, तेल का भंडार बहुत ज्यादा घट गया है। जी और उन्होंने तरह तरह से इस बात को दिखाया कि जी तेल के भंडार में इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि जी ये मुश्किल से ये लोग 12-15 दिन ही चला पाएंगे। इनकी जी तेल की सप्लाई चूंकि बाधित है, और जी पूरा मसला ही खाड़ी युद्ध के बाद सप्लाई शॉक का है, जी इसलिए इससे ज्यादा ये नहीं चला पाएंगे। जी तो अगर ये वास्तव में यही स्थिति है शीतल जी, जी तो फिर ये आगे कैसे अर्थव्यवस्था को मेंटेन करेंगे? मैंने आपको बताया ना, अभी भुवनेश्वर में 2-2 ढाई-ढाई किलोमीटर की लाइन मोटरसाइकिलों की लगी हुई है। जी उनको 250 ml या 300 ml एक गाड़ी को दिया जा रहा है कि वो अपनी इमरजेंसी जरूरतें पूरी कर सकें। तो इनकी वहां तो डबल इंजन सरकार है ना, ये भी नहीं दोष डाला जा सकता कि वहां कोई राज्य सरकार किसी दूसरे दल की है, हम्म, उस पे अव्यवस्था का या किसी चीज का बोझ डाल देंगे। इनकी सरकार के दौर में अगर आपके अपने क्षेत्रों में सब जगह तेल की आपूर्ति बाधित है, तो जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, उस हम्म, चीज में मैंने उस आंकड़े को उस तरह से अभी चेक नहीं किया है। हम्म, मैं उनको जानता हूं कि गंभीर अध्येता है, वो ठीक जी, कह रहे होंगे। हम्म, तो ये कठिनाई बिल्कुल इस स्तर पे या इससे भी ज्यादा बुरे स्तर पर पहुंच चुकी होगी। और ये
पूरी अर्थव्यवस्था पर जो अभी एक कोटक महिंद्रा वाले चीफ ने कहा है, अब तो ये इंडस्ट्री से कहलवा रहे हैं ना कि बिग शॉक के लिए तैयार हो जाइए। तो शॉक माने धक्का, धक्का तो इस देश में गरीब को ही लगता है ना, धक्का किसको लगेगा? हमको, आपको लगेगा, साधारण लोगों को लगेगा। हर धक्का साधारण लोगों को लगना है। प्रधानमंत्री के तो वाहन में उनको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, उनके जहाज में ईंधन रहेगा, उनकी विदेश यात्राओं में कोई कटौती नहीं होगी, उनके मित्रों की समस्याओं को हल करने के लिए वो सदा उपस्थित रहेंगे। जैसे उनकी फिलहाल की नॉर्वे यात्रा के बारे में सूचनाएं आई हैं, विदेशी माध्यमों से ही आई हैं कि नॉर्वे में जो पेंशन फंड है उसने अडानी ग्रीन नाम की कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। तो इस नॉर्वे यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो अडानी पर लगे हुए उस ब्लैक लिस्टेड वाले दाग को व्हाइट लिस्टेड कराना, ये लक्ष्य है। हमारे अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री की ज्यादातर यात्राओं में इस तरह के संदर्भ आ जाते हैं जो हमारी पूरी जो विदेश नीति की कथित कवायद है, उस लगता है कि सिर्फ एक उद्योगपति को बार बार लाभ पहुंचाने या उस पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निदान कराने के लिए होती है। अच्छा, जब परिस्थिति इतनी खराब है, अंदेशों से भरी हुई है और सरकार के पास कोई बफर नहीं है भविष्य के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो मोदी सरकार है, जहां तक मुझे दिखाई पड़ता है, हो सकता है मैं ठीक ना देख पा रहा हूं, इसके अंदर ऐसी कोई बेचैनी नहीं दिखाई पड़ती। इसके अंदर ऐसी कोई छटपटाहट नहीं दिखाई पड़ती, घबराहट नहीं दिखाई पड़ती, कोई बड़ी योजना बना रहे हों। ये लोग इस तरह से आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, सब कुछ ठंडा ठंडा चल रहा है। उनके प्रवक्ता तमाम इधर उधर के आंकड़े देकर टीवी चैनलों पर अपना बचाव कर रहे हैं और तरह तरह के नैरेटिव चला के इस पूरी परिस्थिति को पृष्ठभूमि में डालने की कोशिश हो रही है। जी, देखिए, इनकी एक सामर्थ्य है जो इन्होंने अर्जित कर ली है इस दौर में, वो ये है कि ये किसी भी किस्म की स्थिति को अपने विपरीत परसेप्शन में बदलने नहीं देते। इनके पास एक मीडिया संकुल है जो इनके लिए तरह तरह के झूठ गढ़ने और उसको लोगों में स्थापित कराने में सफल है अब तक, और इनकी चुनावी सफलताएं उसकी गवाही देती कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद, ऑक्सफैम की रिपोर्ट सुन चुके हैं कि 70% भारतीयों की इनकम पिछले 12 वर्षों में बढ़ी नहीं है, घटी है। जाहिर है कि उनकी परचेजिंग पावर कम हुई है, लेकिन इन 70% में आप और हम बिल्कुल महसूस करते हैं कि अधिकांश हिस्सा इनको वोट देता है। जी। तो ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि जो सूचना का हमारा पूरा ढांचा है, इस ढांचे को पूरी तरह से करप्ट कर पाने में ये बहुत सफल है। तो किसी भी चीज के बारे में ये उल्टी सूचनाएं स्थापित कर सकते हैं और दोष के लिए कभी नेहरू जी को ढूंढ सकते हैं और कभी राहुल गांधी पे डाल देंगे, कभी किसी विपक्षी पे डाल देंगे, और कभी नहीं होगा आप पे हम पे डाल देंगे। तो ये इनकी एक सफलता है। इसकी वजह से ये इस दौर में इतनी बड़ी बड़ी गफलतों के बावजूद, जैसे इन्होंने किस मामले में कितनी बड़ी गफलत नहीं की, इन्होंने नोटबंदी की, लाइनों में लोग मर गए, ये देश भूल गया। लाइनों में लगे, अपना पैसा अपने बैंक से अपने काम के लिए निकालने के लिए लाइन में खड़े होकर आदमी मर गया और इन पर कोई दोष नहीं गया। इन्होंने कहा था कि हम इससे काला धन लेके आने वाले हैं, 3-4% अभी निकलेगा, 0% निकला। इन्होंने कहा 16-17 लाख करोड़ रुपया हमारा है, हम इसको डिजिटल करेंसी से एक्सचेंज करेंगे तो अब हमें 8-10 लाख करोड़ ही लगाना पड़ेगा। इस समय 34 लाख करोड़ की नकदी हमारे मार्केट में है, दुगनी हो गई। किसी चीज में हमने इनको सफल होते हुए नहीं पाया। जो जो योजना इन्होंने की, इन्होंने कहा मेक इन इंडिया, बढ़िया सा मॉडल बनाया और शेयर चलता था सिक्कों से। आज उसका कोई नाम लेवा नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारी 16.31 से घट के 13% पे आ चुकी है जीडीपी के। कोई बात ही नहीं कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का चक्कर ही खत्म हो गया। इन्होंने कहा 370 से हम कश्मीर की समस्या हल कर देंगे। अब कश्मीर पे कोई चर्चा ही नहीं होती, वहां डेमोक्रेसी खत्म है, वहां की राज्य सरकार चुन के आ गई, उसको कोई राइट ही नहीं दे रहे हैं। आपने उसके अधिकार छीन के वहां टुकड़ा अलग कर लिया, एक लद्दाख, वहां अलग विद्रोह टाइप सिचुएशन हो गई।
वहां के एक राजनेता को आप बंद आपने किया एक लंबे समय तक, एक जन नेता को। तो अब नया मणिपुर आपसे अलग क्रिएट हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर में, अन्य चीजों में जो भी आपने दावे की, कहा 2 करोड़ लोगों को सालाना हम रोजगार देंगे। रोजगार के आंकड़े बता रहे हैं कि ऐतिहासिक बेरोजगारी इनके दौर में है और कोई इस भविष्य नहीं दिख रहा है। एक्सपोर्ट हमारा 350-400 बिलियन डॉलर के आसपास झूले में एक जमाने से है, वहीं झूल रहा है। रेमिटेंस के अलावा किसी एरिया में कोई ग्रोथ नहीं है। सर्विसेज और रेमिटेंस, 2 चीज छोड़ दीजिए। एफडीआई सूख गया है पिछले 3 सालों। लेकिन इस सरकार को इतना लीपने पोतने वाला भीड़ मौजूद है और इतना अरेंज्ड मौजूद है कि वो इसके बावजूद इसको पॉलिश करके खूबसूरत दिखा रहा है। नहीं, इसमें एक आपकी बात सही है, मैं भी मानता हूं कि मीडिया को जिस तरीके से सरकार ने कैप्चर किया है, वो भारतीय लोकतंत्र के ही नहीं, दुनिया के अन्य लोकतंत्रों के इतिहास में भी अभूतपूर्व है। मीडिया आमतौर पर सत्ता के पक्ष में झुका रहता है, लेकिन वो झुकाव थोड़ा होता है, एक सोचा समझा हुआ झुकाव होता है, और ये काम बड़ी नफासत के साथ किए जाते हैं मीडिया। तो मीडिया में बड़ी पूंजी लगी होती है, बड़ी पूंजी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती, तो वो सरकार के पक्ष में झुक जाती है। लेकिन भारत में जिस तरीके से कैप्चर हुआ है, उसने इन तमाम जो मीडिया अपने आप को सरकार के दाईं तरफ रखना चाहता था, और अब आलोचना का अधिकार छोड़े बिना, यहाँ तो आलोचना का अधिकार क्या छोड़े बिना, आलोचना विपक्ष की आलोचना करना ही प्रमुख काम मीडिया ने बना लिया है। तो वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और इसकी वजह से इनको बहुत फायदे मिलते हैं। वरना अगर मीडिया इनके खिलाफ हो जाए और उनकी आलोचना करने लगे तो इनको कहीं मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी।